हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जीडीसी वीकली टेस्ट में पूछे गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में, पॉसिबल डिस्क्रिप्शन के साथ में इस पर बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक हैं, जैसे कि आपको पता ही है, इस टेस्ट के जो टॉपिक थे जनरल फार्मास्यूटिक्स और प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, हम लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और डेफिनेटली आपका स्कोर भी काफी अच्छा रहा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चंस का पॉसिबल डिस्क्रिप्शन और पॉसिबल आंसर पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूछ ली जाती है कि ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है, जैसे इलेक्ट्रिकल, थर्मल कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेट ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शंस एंड दी थर्मल, ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो व्हाइल स्टडीइंग द सॉलिड स्टेट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि थर्मोडायनेमिक होती है वो कौन सी होती है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, रेट्स ऑफ सॉलिड रिएक्शन एंड थर्मल, सॉल्युबिलिटी जो है आपकी वो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का चेंजेस होते हैं। यस, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉल्युबिलिटी। तो जहां पर बात होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की, जहां पर बात होती है सॉल्युबिलिटी की, वहां पर मतलब बात हो रही है एनर्जी के चेंजेस की। तो आंसर है बी। और हम इसको देख सकते हैं, पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पैकेजिंग प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये सभी की सभी आपकी पैकेजिंग प्रॉपर्टी होती है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, सॉल्युबिलिटी, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपके इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल ट्रांजिशन, न्यूक्लियर ट्रांजिशन, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होती है। काइनेटिक प्रॉपर्टी में डिसोल्यूशन रेट, रेट ऑफ सॉलिड रिएक्शन और स्टेबिलिटी। वहीं सरफेस प्रॉपर्टी में सरफेस फ्री एनर्जी, इंटरनल टेंशन, हैबिट आते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंफर्टेबिलिटी, टैबलेट हैंडलिंग, ये सब कुछ आएगा। तो दोस्तों, इस टेबल को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं। तो आपका सॉल्युबिलिटी जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन फिर से आपका स्टेबिलिटी स्टडी का क्वेश्चन है, आरएनएस इक्वेशन से लिया गया है। तो स्टेटमेंट, इसमें लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू दी लिमिटेशन ऑफ आरएनएस रिलेशनशिप फॉर द स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन। तो यहां पर आरएनएस रिलेशनशिप में हम टेम्परेचर का इंपैक्ट देखते हैं, किसके ऊपर? ड्रग के डिग्रेडेशन के ऊपर। ड्रग डिग्रेडेशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है, उसको कह सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आरएनएस रिलेशनशिप ऑफ स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन का यूज करते हैं। तो यहां पर लिमिटेशन पूछा गया है। तो ऑर्डर ऑफ डिग्रेडेशन विल अल्टर एट हायर टेम्परेचर, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। इक्वल मॉइस्चर कंसंट्रेशन विल बी मेंशन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है। सेम डिग्रेडेशन मैकेनिज्म में प्रीडोमिनेट एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये भी मैकेनिज्म नहीं है, जो लिमिटेशन नहीं है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑब्टेन्ड इन द स्टडी शुड बी बिटवीन 10 to 30 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है? कंपाउंड ए से बी बनने में, मतलब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, आपका ड्रग से आपका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनने में जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम 10 to 30 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 to 30 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी आप दोगे तब क्या होगा? आपका जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में। ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है किसकी? आरएनएस स्टेबिलिटी प्रोडक्शन की। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है। तो कम से कम इतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तब आपको ये स्टडी के रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। यस, डी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं लिमिटेशन क्या क्या है। स्टेबिलिटी prediction used by RNS equation are valid only when the breakdown depends on the temperature। कब एप्लीकेबल होगी? जब केवल और केवल जो ब्रेकडाउन है, जो डिग्रेडेशन है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन शुड बी बिटवीन 10 to 30 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, ये हो गया। और एक और है, एलिवेटेड टेम्परेचर द ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी एंड ह्यूमिडिटी आर रिलेटिवली लो विच कैन अल्टर द वैल्यू ऑफ प्रेडिक्शन द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे होते हैं, ध्यान रखना, एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं हम किसके ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, तब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल और ह्यूमिडिटी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, लोअर लेवल पर रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होंगे, ये भी रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। हमें केवल टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, ह्यूमिडिटी या ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं देखना है। इसलिए कभी भी जब भी आप इस तरीके का आरएनएस रिलेशनशिप फॉर द स्टेबिलिटी प्रेडिक्शन यूज करोगे, एलिवेटेड टेम्परेचर के वाली मेथड यूज करोगे, तो उस केस में आपने क्या करना है, ऑक्सीजन लेवल को और ह्यूमिडिटी को आपको लोअर लेवल पर रखना है। तो ये 3 लिमिटेशन है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जेजुनल परमेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट मेजर्ड इन ह्यूमन बाय एन इंटीब्यूटेशन इंट्यूबेशन टेक्निक इज कंसीडर हाई परमेबल। तो यहाँ पर हाईली परमेबल, देखिए हम ड्रग की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं कि हाईली सोलेबल, हाईली परमेबल। तो ड्रग जो अब्जॉर्प्शन जिसका ज्यादा होता है हाईली परमेबल होती है। और अब देखें तो अगर डेडुनम, जेजुनम और इलियम में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन जो होता है वो जेजुनम में होता है। तो वहां पर किसी सब्सटेंस को हाईली परमेबल किस केस में आप कंसीडर करोगे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 2 to 4 into 10 to the 102 centimeter, 2 to the 4 104 centimeter, 2 to the 4 100 centimeter, 2 to the 4 एक्चुअल में ये 2 to the power 10 to the power 2 है, ये 10 to the power 2 है, ये भी 10 to the power 2 है, और ये 10 to the power मतलब 100 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर पर जाएंगे तो यहाँ पर आंसर है 10 to the power, ये आपका 10 to the power, सॉरी इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, देखेंगे 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 4 और ये 100। तो यहाँ पर आंसर है 2 to 4 इंटू 10 to the power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड में जो अब्जॉर्प्शन शो करेंगे वो आपका हाईली परमेबल कंसीडर करेगा। मतलब इसका जो परमिएशन रेट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 to the 4 इंटू 10 to the power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसकी परमिशन रेट इतनी है तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, हाईली परमेबल कंसीडर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हाईली परमेबल का मतलब क्या होता है, जब आपका परमेबिलिटी 2 to the 4 इंटू 10 to the power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, तो उस केस में हमें हाईली परमेबल कंसीडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाइल स्टडीइंग द सॉलिड स्टेट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी द फ्री एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल किस में आएगी, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, सरफेस प्रॉपर्टीज, पैकेजिंग प्रॉपर्टीज और आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आपका जो सरफेस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, और जो आपकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है और पैकेजिंग प्रॉपर्टी होती है, इनमें आपका फ्री एनर्जी नहीं आता, क्योंकि जहां एनर्जी की बात होती है, एनर्जी की बात किस में होगी, एनर्जी की बात किस में होगी दोस्तों, एनर्जी की बात होगी जहां पर क्या होगा, एनर्जी का चेंजेस होगी, एनर्जी की बात होगी तो एनर्जी का चेंजेस होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, एनर्जी का चेंज होता है, वो काइनेटिक प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी या पैकेजिंग प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो कंसीडर किया जाता है आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जहां पर एनर्जी का चेंजेस होता है। जब बात हो रही है एनर्जी की तो मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जहां बात हो रही है केमिकल पोटेंशियल की वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में आपका फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल इसी कैटेगरी में आता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एज पर दी यूरोपियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया के हिसाब से बात करें, टेक्निकल गाइड सब्सटेंस स्टोर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर, कितना है टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम 24 आवर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, कॉल्ड दी स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। बिल्कुल बात सही है, इसको हम स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक बोलेंगे।
तो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है इसको देखें। तो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हाइग्रोस्कोपिक को बता रहा है। बेसिकली लेस देन 15% जब आपका मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है ना, वो आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है। मोर देन 15% करता है वो वेरी हाइग्रोस्कोपिक, या इसको हम डेलिक्वेसेंट बोल देते हैं। यहां पर यदि हम बात करें दोस्तों, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब जिस जो कम से कम मॉइस्चर कंटेंट को अब्सॉर्ब करे, लेस देन 0.2%, मोर देन 0.2%, लेस देन 2%, मतलब 0.2% से ज्यादा और 2% से कम मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, उसको हम स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर। तो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वह सब्सटेंसेस होते हैं जो मोर देन 2% या मोर देन 0.2% या लेस देन 2% मॉइस्चर कंटेंट को एब्सॉर्ब करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.2% और लेस देन 2%, हाइग्रोस्कोपिक इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.2%, लेस देन 15%, वेट इनका इंक्रीज होता है। और बेसिकली जो हम देखिए हाइग्रोस्कोपिसिटी को डिफाइन करते हैं वो कितना वेट इंक्रीज हो रहा है। वेट इंक्रीज किससे होता है? कि मॉइस्चर कंटेंट कितना एब्सॉर्ब करते हैं। तो यदि वेट आपका केवल लेस देन 0.2% या 2% के, ठीक है ना, आसपास यदि होता है, यदि हम बात करें कितना आपका इक्वल टू और लेस देन 0.2% होता है, इक्वल टू और लेस देन 2% होता है, तो यहाँ पर मतलब वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक कह सकते हैं, या लेस देन 2% हो रहा है उसको स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक जब वेट आपका इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.2% इंक्रीज हो या फिर लेस देन 15% तक इंक्रीज हो। तीसरी कंडीशन क्या होती है? यदि आपका वेट जो आपका कंटेंट का वेट है, सब्सटेंस का वेट है, मोर देन 15%, इक्वल टू 15% होता है। और डेलिक्वेसेंट मतलब जो लिक्विफाइड हो जाता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म के केसेस में हमें क्या करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। किसको दोस्तों? रॉन्ग स्टेटमेंट को। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, लॉन्ग रेंज ऑर्डरली ऑफ कंस्टिट्यूएंट। ये बिल्कुल सही है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल 3D पीरियोडिसिटिकली फॉर्म में अरेंज रहते हैं, मतलब उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो लॉन्ग रेंज में ऑर्डरली होते हैं। जितना बड़ा कंपाउंड होता है उसी तरीके से वो क्या होते हैं? रिपीटेड मैनर में उसमें यूनिट होती है और व्यवस्थित होती है। तो ये तो करेक्ट है। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं इनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग रेंज नहीं होती। तो मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका कंस्टिट्यूएंट्स का। दूसरा डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी तो होती हैं क्रिस्टल की, तो करेक्ट है। लेकिन हमें जो नहीं होती उसको देखना है। कौन नहीं होता? यूजुअली दे आर आइसोट्रोपिक, जी हाँ ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक कैसे होते हैं? कि यदि क्रिस्टल में अगर डायरेक्शन बदले तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो डायरेक्शन चेंज होने पर क्रिस्टल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता चला जाता है? चेंज होता चला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों यहाँ पर क्या होती है? आपकी एक तरीके से आपका एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि आपका जो एमोर्फस होता है वो मोनो रिफ्रैक्टिव होते हैं क्योंकि आइसोट्रोपिक होते हैं, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एनाइसोट्रोपिक होते हैं, इसलिए वो पॉली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले होते हैं। तो आइसोट्रोपिसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? एमोर्फस की। एनाइसोट्रोपिसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? क्रिस्टलाइन की। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के डिफरेंसेस को देख सकते हैं कि एमोर्फस सब्सटेंस का फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का जो फिक्स डेफिनेट शेप होता है, एमोर्फस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, नाम ही उनका एमोर्फस है। एमोर्फ मतलब कोई फॉर्म नहीं होता। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमोर्फस का मेल्टिंग रेंज होती है। ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस ट्रू सॉलिड नहीं होते। इनको हम
सूडो सॉलिड के नाम से या सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस सॉरी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, ये कैसे नेचर के होते हैं, आपके एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और एमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपका प्री फॉर्मुलेशन का आपका बल्क कैरेक्टराइजेशन से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बल्कीनेस। बल्कीनेस के केस में ये क्या सही है? तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, बल्कीनेस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी। ठीक है ना, बल्क डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है बल्कीनेस, जस्ट उल्टा होता है। ये याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले रॉन्ग स्टेटमेंट पूछना है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो कि सही है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी, ये स्टेटमेंट तो सही है। हमें तो नॉट ट्रू सिलेक्ट करना है, हमें कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है? नॉट ट्रू स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, तो ये तो ट्रू है। बल्कियस सब्सटेंस विल रिक्वायर कंटेनर लार्जर देन रिक्वायर्ड फॉर लेस बल्की सब्सटेंस। तो बल्की मतलब होता है भारी भरकम। बल्कीनेस एक तरीके समझिए कोई इसमें क्या है कि देखिए, बल्क डेंसिटी मतलब कितना क्लोजली पैक्ड पार्टिकल, मतलब सिस्टम। मतलब देखिए, ये आपके दो टाइप के सिस्टम है, ये हो गया और एक सिस्टम ये हो गया। तो देखिए ये मोर कॉम्पैक्ट है, तो मतलब इसकी बल्कीनेस जो है वो क्या होगी? बल्कीनेस इसकी कम होगी, और बल्क डेंसिटी क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी। यहां पर मॉलिक्यूल में अगर देखें तो ये कॉम्पैक्टनेस कम है, तो यहां पर बल्कीनेस जो होगी वो ज्यादा होगी और आपकी बल्क डेंसिटी कम होगी। तो जहां पर बल्कीनेस ज्यादा होगी वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो उसको ज्यादा बड़े कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब ये भी करेक्ट है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल शिफ्टेड बिटवीन लार्जर वंस दैट डिक्रीज द बल्कीनेस। ऑब्वियस सी बात है कि जब बड़े पार्टिकल के बीच में छोटे पार्टिकल शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और बल्क डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो बल्कीनेस अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो मतलब चौथा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट होगा। बल्कीनेस डिक्रीज विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। बल्कीनेस डिक्रीज विथ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज को डिक्रीज कर दें तो बल्कीनेस क्या डिक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बल्कीनेस साइज अगर डिक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा? बल्कीनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बल्क जो आपके वर्ड स्पेस है वो बढ़ जाएगा। साइज डिक्रीज कर देने से, पार्टिकल साइज डिक्रीज कर देने से, ठीक है ना, पार्टिकल साइज अगर डिक्रीज कर रहे हो तो बल्कीनेस डिक्रीज नहीं होगी, बल्कीनेस इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बड़े साइज के पार्टिकल हैं और आपने क्या कर दिया, इनका साइज छोटा कर दिया, तो क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा? वॉइड स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बल्कीनेस बढ़ जाएगी। बल्कीनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, छोट कम नहीं होगी, बल्कीनेस बढ़ जाएगी। और तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बल्कीनेस डिक्रीज, पार्टिकल साइज इंक्रीज करेंगे तो बल्कीनेस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, पार्टिकल साइज इंक्रीज करेंगे तो बल्कीनेस डिक्रीज हो जाएगी, और पार्टिकल साइज डिक्रीज करेंगे तो बल्कीनेस इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहां पर अगर बात करें, पार्टिकल साइज और बल्कीनेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर आप साइज छोटा करोगे, साइज कम करोगे तो बल्कीनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइज अगर बड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा? बल्कीनेस डिक्रीज हो जाएगी। ओके, छोटे पार्टिकल होने से आपकी बल्कीनेस इंक्रीज होती है, पार्टिकल बड़ा होगा तो बल्कीनेस डिक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन अ फ्री फ्लोइंग पाउडर द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी वुड बी क्लोज इन वैल्यू, देयरफॉर द कार्स इंडेक्स विल बी। तो कार्स इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर यदि मान लीजिए क्या है कि टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी एक दूसरे के नियर अबाउट हैं, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्स इंडेक्स इक्वल टू बल्क डेंसिटी माइनस टैप डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है ना, कार्स इंडेक्स इक्वल टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, ये भी नहीं होता।
कार्स इंडेक्स इक्वल टू टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, ये फॉर्मूला एकदम से करेक्ट है। तो टैप डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है बल्क डेंसिटी से, तो टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, ये फॉर्मूला एकदम से करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला भी इनकरेक्ट है। तो यहां पर कार्स इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, कार्स इंडेक्स को मेजर करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी। ओके, चलिए सी इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ चलते हैं और देख सकते हैं आप ये फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ ड्रग हैज मॉलिक्यूलर मोबिलिटी देन द अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्टली जुड़े हुए रहते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो डिफिकल्ट होता है, व्यवस्थित होते हैं, और मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो ना के बराबर होता है। तो मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोबिलिटी कैसी होगी, हायर तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना, इक्वल टू एमॉर्फस भी नहीं होगी, डज नॉट हैज मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, मोबिलिटी तो होगी लेकिन कम होगी, मोबिलिटी तो होगी लेकिन लोअर लेवल पर होगी। आंसर है यहां पर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, तो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी एमॉर्फस की हाई होती है और क्रिस्टलाइन की लो होती है। केमिकल रिएक्टिविटी एमॉर्फस की हाई है, क्रिस्टलाइन की लो है। तो ये सारी चीजें, वाटर शॉर्प्शन, मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सभी की सभी चीजें किसकी होंगी, एमॉर्फस की हाई होंगी और क्रिस्टलाइन की लोअर या पुअर होंगी। चलिए अब टर्म वेरी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द टर्म वेरी हाइग्रोस्कोपिक मींस essentially no moisture increase occurs at relative humidity below 90%. Essentially no moisture increase occurs at relative humidity below 80%. Moisture content does not increase more than 5% after storage for 1 week at relative humidity below 60%. Moisture content increase may occur at relative humidity as low as 40 to 50%. तो देखिए वेरी हाइग्रोस्कोपिक वह सब्सटेंसेस होता है जो कम से कम मॉइस्चर कंटेंट में, कम से कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अपना वेट इंक्रीज कर लेता है। अगर यहां पर देखें ऊपर 90%, 80% और 60%, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो मतलब कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो ज्यादा मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, अपना ज्यादा वेट क्रिएट करेगा, वो क्या कहलाएगा, वेरी हाइग्रोस्कोपिक कहलाएगा। तो इस डिस्कशन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए डी इज द राइट आंसर। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब 90% पर इसमें मॉइस्चर इंक्रीज नहीं होता है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब 80% पर मॉइस्चर इंक्रीज नहीं हो रहा है, मॉडरेटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब 1 वीक के लिए रखना है उसको, आपको कितना 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। और वेरी हाइग्रोस्कोपिक कैसा है कि इसको 40 to 50% पर रखा और मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं वेरी हाइग्रोस्कोपिक। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सैंपलिंग के लिए आपको कितना अमाउंट सब्सटेंस का रिक्वायर होगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं दोस्तों। एक टेबल है, उस टेबल को हम लोग देखेंगे, उसको याद भी रखना है हमें। हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड इन एनालिटिकल लेबोरेटरी फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेम के लिए कितना हम लोग साइज लेते हैं, सैंपल साइज कितना यूज करते हैं, 10 mg, 1 mg, 200 mg, 2 mg। तो दोस्तों आपको आंसर याद रखना है, यहाँ पर आंसर है आपका 2 mg। 2 mg यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है ना, 2 mg यूटिलाइज किया जाता है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए 1 mg, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी के लिए 1 mg, डीएससी के लिए 2 to 5 mg, आईआर के लिए 2 to 20, पीएक्सआरटी के लिए 500 mg, सेम के लिए 2 mg और टीजीए के लिए 10 mg यूज करते हैं। चलिए, इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पॉलीमॉर्फ कैन बी डिटेक्टेड बाय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पॉलीमॉर्फ को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो काल्टर काउंटर क्रोमेटोग्राफी नहीं किया जाता, एचपीएलसी यूज नहीं करते, रिफ्रैक्टोमेट्री यूज नहीं करते, इसके लिए ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी यूज करते हैं। दोस्तों पॉलीमॉर्फ्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड या ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी मेथड या वो सभी मेथड जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, वो सभी के सभी मेथड इसमें यूटिलाइज की जाती हैं। तो मतलब आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी मेथड है जो आपके पॉलीमॉर्फ को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन, एनएमआर, ऑप्टिकल, हॉट स्टेज, मेल्टिंग पॉइंट और डीएससी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। According to the European Pharmacopoeia Technical Guide, hygroscopy classified of various substances are considered in which condition? Hygroscopicity, ठीक है। चलिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 आवर टाइम,
40% RH, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 48 आवर 70% RH, 35 डिग्री सेंटीग्रेड 24 आवर और 60% RH, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 24 आवर टाइम और 80% आंसर। तो दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा, आंसर है डी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 24 आवर के लिए आप कंपाउंड को रखेंगे 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, जब वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेगा तो उसको हाइग्रो, मतलब कुल मिला के बात है कि हाइग्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन के लिए हमें एक कंडीशन लेनी पड़ती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट symbol epsilon of a solvent is a measure of its solubility, wettability, polarity, all of the above। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब्सटेंस की किसको बताता है, ना तो सॉलिबिलिटी को डिफाइन करता है ना वेटेबिलिटी को डिफाइन करता है, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा नहीं। पोलरिटी के बारे में बताता है कि कितना पोलर है और कितना पोलराइजेशन क्रिएट कर सकता है कितना पोलर है और कितना पोलराइजेशन क्रिएट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखिएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है पोलरिटी। चलिए सॉरी, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का होता है, इसलिए इसको हाईली पोलर सब्सटेंस का नाम देते हैं, 78.5 होता है। चलिए अब आते हैं, एक डोजेस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए मैच दी कॉलम है, आपके डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म है, उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करें स्प्रिट्स के बारे में, ठीक है ना। स्प्रिट्स क्या होती हैं, एलिक्सर ये आपका स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है। लिंचेस क्या होती हैं, विस्कस प्रिपरेशन होती है जो कोल्ड कप के रिलीफ में काम आती है, ठीक है लिंचेस। ठीक, तो हमें सेकंड का एस मिल गया और फर्स्ट सेकंड का एस और थर्ड का क्यू, सेकंड एस थर्ड क्यू ये मिला हमें। तो मतलब फर्स्ट का होगा आर सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल, और उसके बाद देखें फोर्थ का पी, फोर्थ का ये नहीं होगा, ये से नहीं निकलेगा। चलिए इसको मैच करते हैं, सही से मैच करते हैं, इसको फिर से देखते हैं। चलिए तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, किसके एलिक्सर के बारे में। दे आर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, तो ये सेकंड का एस हो गया। सेकंड एस किस में दिखाई दे रहा है, सेकंड एस इन दो ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, तो इनको हटा दीजिए। अब उसके बाद बात करें हम लिंचेस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, लिंचेस। लिंचेस आपकी विस्कस प्रिपरेशन होती है जो कफ के रिलीफ में यूटिलाइज की जाती है। तो आपका फोर्थ का हो जाएगा क्यू। फोर्थ का क्यू किस किस में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास आंसर आ गया, फर्स्ट का आर हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इन अल्कोहल, और टिंचर जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग। थर्ड का आपका हो जाएगा पी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। यस, ये आपके इस तरीके के डोजेस फॉर्म से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। चलिए आंसर है सी, और आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, सिरप क्या होता है, स्प्रिट क्या होता है, टिंचर क्या होता है, इन्फ्यूजन क्या होता है, और ये सारी प्रिपरेशन आपको याद रखनी है। जैसे एलिक्सर हाइड्रो एल्कोहलिक विस्कस प्रिपरेशन होती है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर दोस्तों। रॉयको इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी टू कैरेक्टराइज। तो रॉयको इंस्ट्रूमेंट पार्टिकल सरफेस एरिया के यूटिलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते। पार्टिकल सरफेस एरिया के लिए आपको फिसब सब्सिडाइजर और क्वांटासॉर्ब यूज करते हैं। पाउडर डेंसिटी के लिए पिकोनोमीटर यूज करते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी के लिए आपके डिफरेंट टाइप के फ्लो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन अब रॉयको जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपके पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए दोस्तों, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर जो आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो आंसर आ रहा है डी, पार्टिकल साइज। डी इज द राइट आंसर, पार्टिकल साइज। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, पार्टिकल साइज। ओके, तो ये आपका रॉयको इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे आप पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ऑफ पाउडर बाय फॉर्मिंग लिक्विड ब्रिजेस, हेंस पाउडर फ्लोएबिलिटी इज इंक्रीज। तो यहां पर क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट का एक ऑप्टिमम लेवल है जो आपके
पाउडर की एक प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके कारण लिक्विड ब्रिज क्रिएट हो जाता है और पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये क्या होता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर, सरफेस मॉर्फोलॉजी को नहीं करता, डेंसिटी को नहीं करता, सेडिमेंटेशन को नहीं करता। ये आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, पाउडर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, जिसके कारण लिक्विड ब्रिज क्रिएट हो जाता है और फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी यहां पर। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है कि ऑप्टिमम लेवल, बहुत ज्यादा लेवल होगा तो फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर ऑप्टिमम लेवल तक आपके पास मॉइस्चर कंटेंट है तो फ्लो आपका कंटिन्यूअस रहेगा, इंक्रीज लेवल पर पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द टैप्ड डेंसिटी? टैप डेंसिटी के लिए करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें पता है डेंसिटी जो होती है, अगर हम बात करें तो आपके लिए टैप्ड डेंसिटी इक्वल टू टैप्ड वॉल्यूम अपॉन बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपॉन टैप्ड वॉल्यूम, टैप डेंसिटी इक्वल टू टैप्ड वॉल्यूम अपॉन पाउडर वेट, टैप डेंसिटी इक्वल टू टैप्ड वॉल्यूम अपॉन ग्रेनुलर डेंसिटी। तो यहाँ पर टैप डेंसिटी को निकालने के लिए आपको दोस्तों, ठीक है ना, टैप डेंसिटी को निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं पाउडर का, ठीक है ना, टैप्ड वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और पाउडर का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, पाउडर का मास निकालना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर मास वाला होना चाहिए। ये यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर होगा यहाँ पर, एक्चुअल में जो टैप डेंसिटी वाला जो आंसर है यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर आएगा मास ऑफ पाउडर, ये आंसर होगा, केवल मास वाला एक ही दिया हुआ है, अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। क्योंकि जो फॉर्मूला रहता है, देखिए डेंसिटी का कोई भी फॉर्मूला रहे, कोई भी फॉर्मूला रहे, वो डेंसिटी का कोई मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर यहाँ पर बल्क वॉल्यूम है तो ये आपका बल्क डेंसिटी हो जाएगा, ट्रू वॉल्यूम है तो ट्रू डेंसिटी हो जाएगा, ये टैप्ड वॉल्यूम है तो टैप डेंसिटी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, टैप डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ पाउडर अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। मास वाला आंसर होगा, मास वाला आंसर एक ही दिया हुआ है, इसमें मास नहीं है, इसमें भी मास नहीं है, मास केवल तीसरे वाले में। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, काउंटर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड। ये आपको सीधा याद करना पड़ेगा कि काउंटर करंट मेथड और फिल्टर प्रोब मेथड होती है वो किसके लिए यूज करते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए नहीं करते, पार्टिकल साइज के लिए भी यूज नहीं होता, कॉमन आयन इफेक्ट के लिए भी नहीं होता। बेसिकली काउंटर करंट मेथड, फिल्टर प्रोब मेथड और आपका और भी मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू हम पार्टीशन कोएफिशिएंट मेजर करते हैं। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट को मेजर करने की मेथड होती है दोस्तों काउंटर करंट मेथड और फिल्टर प्रोब मेथड। इसके लिए पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए, ठीक है। चलिए आंसर है बी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, कंडक्टिविटी मेथड, डिसोल्यूशन मेथड, लिक्विड लिक्विड, पार्टीशन मेथड और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, ये आपके पीकेए के लिए और पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए शेक प्लस मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, काउंटर करंट मेथड और फिल्टर प्रोब मेथड यूज करी जाती है। फॉर्मिंग एक्टिविटी मेथड यूज टू डिटरमाइन। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि किस तरीके से पार्टीशन कोएफिशिएंट को मेजर करते हैं, उसी तरीके से फॉर्मिंग एक्टिविटी एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम पीएच को मेजर नहीं करते, पार्टीशन कोएफिशिएंट को मेजर नहीं करते, ना ही पोरोसिटी को मेजर करते हैं। पीकेए को मेजर करने के लिए फॉर्मिंग एक्टिविटी मेथड यूज की जाती है। किसके लिए दोस्तों? पीकेए को मेजर करने के लिए। ये पीओडब्ल्यू पार्टीशन कोएफिशिएंट है, तो पीकेए को मेजर करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हो उस मेथड का नाम है आपका फॉर्मिंग एक्टिविटी मेथड। चलिए आंसर देखते हैं। पीके है और ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मिंग एक्टिविटी मेथड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीके। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the Hausner ratio is between 1.3 to 1.54, the flowability is good, excellent, very poor and poor। तो यहाँ पर देखेंगे तो गुड में आपका जो एक्सीलेंट में जो आपका फ्लो बहुत कम होना चाहिए, सॉरी आपका हार्शनेस, जो हार्शनर रेशियो की वैल्यू है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? लोएस्ट होनी चाहिए। किसके केस में? एक्सीलेंट फ्लो के केस में। एक्सीलेंट फ्लो के केस में कैसी होनी चाहिए? लोएस्ट होनी चाहिए। तो यहां पर तो अच्छी खासी वैल्यू दिखाई दे रही थी, तो गुड तो एक्सीलेंट होगा नहीं। 1.54 से ऊपर होगा, मोर देन 1.54 से ऊपर होगा तो वेरी पुअर हो जाता है। लेकिन यहां पर वैल्यू कितनी है? 1.3 से 1.54, मतलब पुअर।
तो यहां पर यदि मान लीजिए हाउसनर रेशियो की वैल्यू 1.3 से 1.54 के बीच में है तो ये पुअर फ्लो शो करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर डी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं 1.05 से 1.18 एक्सीलेंट, 1.14 से 1.20 गुड, 1.22 से 1.2 फेयरली पॉसिबल, 1.3 से 1.54 आपका पुअर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेंसिटिव ड्रग, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग ड्यू टू रेसिडुअल पेरोक्साइड होता है, डेफिनेट सी बात है। दिस इनकम्पेटिबिलिटी कॉज ड्यू टू विच फार्मास्यूटिकल एक्सीपेंट, यदि मान लीजिए कोई ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग है उसको इनमें से किसी भी एक्सीपेंट के साथ हम फॉर्मुलेट करते हैं तो इनकम्पेटिबिलिटी शो करती है। कौन सी ड्रग, ऑक्सीडेशन सेंसिटिव ड्रग या ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग, क्योंकि यहां पर रेसिडुअल पेरोक्साइड बन रहा है, उसके कारण ड्रग का ऑक्सीडेशन बढ़ सकता है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है जो ये फिनोमेना कॉज कर सकता है, ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर सकता है? लैक्टोज नहीं होगा, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज नहीं होगा, कोलोडन सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं होगा, इसमें ये हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज HPC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज एक ऐसा आपका कह सकते हैं एक्सीपिएंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग के साथ यदि हम यूज करेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन को इनहांस कर सकता है, मतलब इनकम्पेटिबिलिटी शो कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं लैकमैन की एक टेबल है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें लैक्टोज मिलार्ड रिएक्शन शो करता है, और भी बहुत सारे एक्सीपिएंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कह सकते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी शो करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्टारेक्स 1500 एक इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट होता है, स्टार्च का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, इसकी परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी आ सकती है दोस्तों, याद रखना। तो कितना होता है, 11, 19, 15, 49। तो दोस्तों हम यहां पर बात करें इसकी परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी, याद रखना पड़ेगा कितनी होती है, 19 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 19। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्टारेक्स 1500 की परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या कितनी होती है, 19 होती है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर है बी 19। और आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस की कंप्रेसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। इसमें आप देखें सेलुटेप की 11%, एमको प्रेस की 15%, स्टारेक्स 1500 की 19% के आसपास दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी कंप्रेसिबिलिटी अगर देखें तो आपकी टेल की होती है 49%। आगे बढ़ते हैं, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड, सीविक मेथड, काउंटर करंट मेथड और आपका सेडिमेंटेशन मेथड यूज करते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पोरोसिटी आपका जो प्रॉपर्टी है, पोरोसिटी प्रॉपर्टी है आपके, इसको मेजरमेंट करने के लिए आप एक पैरामीटर यूज करते हो, परसेंटेज पोरोसिटी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। हाइग्रोस्कोपिसिटी के लिए आप डिफरेंट टाइप की मेथड यूज करते हो, इनमें आपने देखा होगा कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड और थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इन मेथड को यूज करते, तो ये भी नहीं होगा। बेसिकली आपका जो रोटेटिंग सिलेंडर मेथड होती है, जो एंगल ऑफ रिपोज जो कि फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको मेजर करने के लिए एक यूज किया जाता है रोटेटिंग सिलेंडर मेथड। ये आपकी काइनेटिक मेथड होती है जिसके थ्रू हम फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, सी एंगल ऑफ रिपोज। तो आप देख सकते हैं दो स्टैटिक मेथड होती है, फिक्स्ड फनल मेथड और फिक्स्ड कोन मेथड, और दो आपकी काइनेटिक या डायनामिक मेथड होती है, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड और टिल्टिंग बॉक्स मेथड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जनरेशन बाय द वेरियस सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सॉल्ट सॉल्यूशन आपके ये दिए गए हैं और परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी 25% पर वो दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के कंपाउंड है, पोटेशियम ब्रोमाइड, वाटर, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। तो इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो सकती है? तो यहाँ पर अगर देखें सबसे पहले हम पोटेशियम ब्रोमाइड के बारे में बात करें तो पोटेशियम ब्रोमाइड की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है आपकी 84%, इसके सॉल्ट की कितनी होती है 84%। वाटर की होती है आपकी 100%, कैल्शियम क्लोराइड आपका कितनी होती है 32%, और आपका ये आपका सिलिका जेल है वो होता है आपका 0%। तो यहां पर देखें फर्स्ट एस, सेकंड आर, थर्ड पी, फोर्थ क्यू, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सी इज द राइट आंसर। यस,
सी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। सिलिका जेल 0% रिलेटिविटी, पोटेशियम एसिटेट 20, वाटर 100%, आपका पोटेशियम ब्रोमाइड आपका 84%, सोडियम ब्रोमाइड 58, कैल्शियम क्लोराइड 32। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी स्क्रीनिंग इज डिटरमाइंड बाय क्रोमेटोग्राफिक मेथड, फिल्टर प्रोब मेथड, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मेथड, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। तो सबसे बेस्ट सुटेबल जो मेथड है दोस्तों किसके लिए, इनकम्पेटिबिलिटी स्टडी के लिए, वो होती है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मेथड। टीएलसी मेथड से आप ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पेटिबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पर सी इज द राइट आंसर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन के लिए आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, डीएससी और डीआरएस यूज कर सकते हो। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू आरईएनएस फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, आरईएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज अबाउट 2 to 3 टाइम। जो रिएक्शन स्पीड होती है डबल से ज्यादा भी हो सकती, डबल और डबल से ज्यादा भी हो जाती है, मतलब 2 to 3 टाइम्स हो सकती है। तो ये आरईएनएस इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी, सरफेस एरिया, पार्टीशन कोएफिशिएंट। ना तो दोस्तों डेंसिटी पर डिपेंड करती है, ना सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, ना ही पार्टीशन कोएफिशिएंट पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है आपके मोलर वॉल्यूम पर। तो आंसर है ए, मोलर वॉल्यूम। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल्कीनेस वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी बल्कीनेस, क्या ट्रू नहीं है। चलिए, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी इज बल्कीनेस, ये बिल्कुल सही है। बल्कियस सब्सटेंस विल रिक्वायर कंटेनर लार्जर देन रिक्वायर फॉर लेस बल्की सब्सटेंसेस, ये भी सही है। स्मॉलर पार्टिकल शिफ्ट बिटवीन लार्जर वंस इंक्रीज बल्कीनेस, जब लार्जर पार्टिकल के बीच में स्मॉलर पार्टिकल शिफ्ट होंगे तो इससे तो बल्क डेंसिटी इंक्रीज होगी, बल्कीनेस तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। बल्कीनेस इंक्रीज विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, सी आंसर होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि बड़े पार्टिकल के बीच में छोटे पार्टिकल जाएंगे तो क्लोज पैकिंग होगी, और जब क्लोज पैकिंग होती है तो बल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ना कि इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर सी आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। और हम इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करते हैं। Acid salt corresponding to an insoluble salt will be more water soluble than original salt. Hydroxide and oxide of compound other than alkali metal cation and the common iron generally water soluble. Sulfides are water soluble except for their alkali metal salt. Ammonia and quaternium ammonium salt are water insoluble. तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ कंपाउंड अदर देन एल्कलाई मेटल कैटायन एंड कॉमन आयन जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सल्फाइड्स आर वाटर सॉल्युबल, सल्फाइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अमोनिया क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन एसिड सॉल्ट जो होते हैं, किसी भी एसिडिक ड्रग का आप, बेसिक ड्रग का आप एसिड के साथ सॉल्ट प्रिपेयर करोगे या बेसिक ड्रग का एसिड के साथ सॉल्ट प्रिपेयर करोगे तो ओरिजिनल ड्रग के कंपैरिजन में ये मोर वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, एसिड सॉल्ट करस्पॉन्डिंग टू एन इनसॉल्युबल सॉल्ट विल बी मोर वाटर सॉल्युबल देन द ओरिजिनल सॉल्ट, बिल्कुल सही है। जो आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसके कंपैरिजन में ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा यदि उसका सॉल्ट बना लिया है। तो ए इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं एसिड सॉल्ट के बारे में, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं। पार्टिकल शेप डिटरमाइन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो पार्टिकल शेप को डिटरमाइन करने के लिए आप एंगल ऑफ प्रोपोज तो फ्लो प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, तो ये नहीं होगा। इसमें एक मेथड दी हुई है, ब्रूनर इमेट टेलर, बीईटी मेथड। बीईटी इक्वेशन जो होती है वो पार्टिकल शेप को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो मतलब आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा। तो ब्रूनर इमेट जो होती है आपकी नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन मेथड में यूज करते हैं इसको, और एक तरीके से पार्टिकल के शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, डोजेस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, रेक्टल डोजेस फॉर्म कौन सा है इसमें, रेक्टल डोजेस फॉर्म आपका इनेमा है। ओरल डोजेस फॉर्म कौन सा आपका, लोजेंजेस है। सबलिंगुअल ओरल डोजेस फॉर्म आपका नहीं, सबलिंगुअल डोजेस फॉर्म लोजेंजेस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा। रेक्टल डोजेस फॉर्म आपका कौन सा होगा, एनेमा हो गया।
टॉपिकल डोजेस फॉर्म आपका ट्रांसडर्मल पेचिस हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो पी के हिसाब से आंसर निकालें तो यहां पर आंसर 2 हो रहा है, ये पी के हिसाब से, इनको हटा दीजिए, ठीक है। टॉपिकल एस देखें तो टॉपिकल एस दोनों में ही दिखाई दे रहा है, तो अभी भी टाई है। ओरल डोजेस फॉर्म में देखें तो इमल्शन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, इमल्शन आ जाएगा। तो यहां पर अगर देखें तो Q1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। और सबलिंगुअल डोजेस फॉर्म आपका कौन सा आएगा, आपका लोजेंजेस आ जाएगा, तो आर का थर्ड हो जाएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। पी का सेकंड मतलब रेक्टल डोजेस फॉर्म एनेमा, ओरल डोजेस फॉर्म मतलब इमल्शन, सबलिंगुअल डोजेस फॉर्म मतलब लोजेंजेस, और टॉपिकल डोजेस फॉर्म मतलब ट्रांसडर्मल पेचेस। तो आंसर है सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following dosage form use externally as well internally? सस्पेंशन, इमल्शन दोनों ही डोजेस फॉर्म ऐसे होते हैं जो ओरली भी लिए जाते हैं और टॉपिकल भी यूज किए जाते हैं। ओरली भी यूज करते हैं इनको, टॉपिकली भी यूज करते हैं, तो मतलब आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, डी सॉरी सी इज द राइट आंसर। लोशन जो डोजेस फॉर्म है वो इंटरनली यूज नहीं करते, इसको एक्सटर्नली यूज करते हैं, इसलिए ए और बी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। चलिए तो आप देख सकते हैं आपका सस्पेंशन जो है आपका इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, और इमल्शन भी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली यूज करते हैं। लोशन एलिमेंट एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आ चुके हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज आर नॉट गिवन ओरली? कौन सा डोजेस फॉर्म ओरली नहीं दिया जा सकता? प्लास्टर टॉपिकल होता है, कोलोडियन टॉपिकल होता है, ग्रेनुल्स ओरली दे सकते हैं, ग्रेनुल्स ओरली दे सकते हैं, ये दोनों ओरली नहीं दे सकते, इनको ओरली नहीं दे सकते, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। प्लास्टर और कोलोडियन ओरली यूज नहीं किए जाते, ग्रेनुल्स यूज किए जाते हैं, आंसर है सी। चलिए कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूज एज अ ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। वाह क्या क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, मतलब एक ऐसा ड्रग के डोज का, ये ड्रग है और ड्रग का एक सूटेबल डोज है, उस डोज का एक सूटेबल फिजिकल फॉर्म है। कैसा फिजिकल फॉर्म है, जो किससे बना है, फिजिकल फॉर्म है जो किससे बना है, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट से बना है, ड्रग और एक्सिपिएंट से बना हुआ है, ठीक है ना, किससे बना हुआ है, ड्रग और एक्सिपिएंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डोजेस फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम डोजेस फॉर्म। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ना तो लिक्विड फॉर्म, ना सॉलिड फॉर्म, ना गैसेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन है, यस डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है हमारा, वो क्या हो जाएगा, 34 क्वेश्चन का डोजेस फॉर्म। यस, डोजेस फॉर्म इज द राइट आंसर। यस, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पैसिरीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जांपल ऑफ। पैसिरीज और फॉर्म कहां पर यूज किए जाते हैं, ओरल रूट में नहीं करते, पेरेंटल रूट में नहीं करते, यूरिथ्रल रूट में नहीं करते हैं। पैसिरीज जो होता है आपकी वेजाइनल सपोजिटरी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वेजाइनल सपोजिटरी को हम पैसिरीज के नाम से जानते हैं। तो फॉर्म और पैसिरीज दोनों वेजाइनल रूट में यूटिलाइज किए जाते हैं। किसमें करते हैं हम, वेजाइनल रूट में यूटिलाइज करते हैं। तो यहां पर जो आंसर आएगा हमारा बी आंसर निकल के आएगा, बी इज द राइट आंसर, वेजाइनल रूट। यस, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डाउचेस आर मींट फॉर द एप्लीकेशन। डाउचेस जो प्रिपरेशन होती है आपकी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, जो कि बॉडी कैविटीज के लिए हमने डिजाइन की है। तो बॉडी कैविटी अगर देखें तो यहाँ पर सभी की सभी बॉडी कैविटी है, लेकिन यहाँ पर देखें ये डाउचेस है जो बक्कल रूट के लिए नहीं यूज करते, हम रेक्टल रूट के लिए यूज नहीं करते, नेजल रूट के लिए यूज नहीं करते, ये वेजाइनल रूट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, वेजाइनल रूट के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्राइमरी जो पर्पज होता है डाउचेस का, वो वेजाइनल रूट होता है, वेजाइनल कैविटी होता है। तो सी इज द राइट आंसर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन कि डाउचेस को किस तरीके से वेजाइनल रूट में हम यूटिलाइज करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पर आ चुके हैं। एक और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। While studying the solid state physico-chemical property, the free energy and chemical potential
इज द एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी, पैकेजिंग प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोस्तों देखें कि जो फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है तो थर्मोडायनेमिक की बात होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, आंसर डी हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज पर यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइड, सब्सटेंसेस स्टोर एट 25 डिग्री फॉर 24 आवर 80% RH called the slightly hygroscopic when increase in the weight। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होगा कि जो कम मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करे। तो यहाँ पर अगर देखें सबसे कम मॉइस्चर किसमें अब्सॉर्ब हो रही है, ऑप्शन बी में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे कम मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो रही है, मोर देन 0.2% और लेस देन 2%, ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर, और आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है इसका। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज एन इंटरनल एक्वस वॉल्यूम, नाइजोम, लिपोसोम, सॉलिड लिपिड, नैनोपार्टिकल। यस, तो यहां पर यदि हम बात करें दोस्तों तो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर किसका होता है, ये आपका फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। ये लिपिड बाइलेयर होता है और इसका जो कोर रीजन होता है वो एक्वस होता है। तो यहां पर अगर देखें तो लिपिड से बना हुआ, नाइसोम लिपिड से नहीं बनता। सॉलिड लिपिड पार्टिकल जरूर बनते लिपिड से, लेकिन इस तरीके से बाइलेयर स्ट्रक्चर नहीं होता। नैनो पार्टिकल तो हो ही नहीं सकता। आंसर है हमारा लाइपोसोम। लाइपोसोम की डेफिनेशन होती है लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंटरनल एक्वस वॉल्यूम होता है, एक कोर होती है जो कि आपकी यहाँ पर मौजूद रहती है। चलिए आगे बात करते हैं, आंसर है बी लिपोसोम। और आप देख सकते हैं नाइजोम, लिपोसोम, सॉलिड नैनो पार्टिकल और आपके नैनो पार्टिकल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए, अ स्फेरिकल सॉलिड लिपिड पार्टिकल prepared from the physiological lipids dispersed in water on an aqueous surfactant solution। तो ये प्रिपरेशन के बारे में बात करें कि ऐसी प्रिपरेशन जो लिपिड से बन रही है, फिजियोलॉजिकल लिपिड से बन रही है, और इसको वाटर में डिस्पर्स करा के या फिर सर्फेक्टेंट के एक्वस सॉल्यूशन में डिस्पर्स करा के हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइपोसोम नहीं बोलते, नाइसोम भी नहीं होता, नैनो पार्टिकल भी नहीं होता। लिपिड की बात हो रही है तो सॉलिड, क्योंकि यहां पर सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल और लिपोसोम में ही क्या होता है आपका लिपिड यूज करते हैं। तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल में यदि हम दोस्तों बात करें तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल में आपका लिपिड यूज होगा, और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इमल्सिफिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल। यस, ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म, यूरेथ्रा में कौन सा अप्लाई करते हो। फॉर्म, पैसिरीज, फॉर्म और पैसिरीज वेजाइनल होता है। ट्रांसडर्मल पैचेस आपका ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म होता है। सपोजिटरी, सपोजिटरी कौन सा है, यूरेथ्रल सपोजिटरी, कैसा डोजेज फॉर्म होता है आपका, यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म होता है। तो आंसर डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यस, तो आप देख सकते हैं सपोजिटरी के डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं, पैसिरीज भी होता है, यूरेथ्रल सपोजिटरीज, यूरेथ्रल बगीज के नाम से भी जाना जाता है। प्री फॉर्मुलेशन इज कैरिड आउट व्हेन फॉर सिलेक्शन ऑफ न्यू लीड मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। व्हेन द नोबल डिलीवरी सिस्टम इज फॉर्मुलेटेड, बिल्कुल सही है। टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी हम कब करते हैं, जब हमें कोई नया मॉलिक्यूल मिलता है या फिर हमें कोई नए टाइप का डोजेज फॉर्म बनाना है या फिर किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इन तीनों ही केसेस में हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को फॉलो करना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 42 का आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। यस, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन, लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इट प्रिडिक्ट दी सॉल्युबिलिटी एंड पीएच प्रॉपर्टी ऑफ द साल्ट, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, लिमिटेशन नहीं, इसकी एडवांटेज है, एप्लीकेशन है। इट डिटरमाइन द पीके ऑफ द ड्रग, ये भी इसका एडवांटेज है, ठीक है, एप्लीकेशन है। एसोसिएट विद द सॉल्युबिलिटी प्रोटेक्शन, ये भी इसका एडवांटेज है। लेकिन लिमिटेशन के बारे में पूछा गया है तो ये बोलते हैं कि यदि आपके सॉल्यूशन की पीएच 4 to 10 के बीच में है तभी आपका हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। पीएच 4 से कम होने पर या 10 से ऊपर होने पर, ठीक है ना, 10 से ऊपर होने पर आपका ये फेल हो जाएगा, आपका जो कह सकते हैं कि हेंडरसन हेजलबेच कंसेप्ट।
ठीक है ना। और दूसरी खास बात कि यदि आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, उस केस में भी आपका ये हेंडरसन हेजलवेज कंसेप्ट फेल हो जाएगा। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द हेंडरसन हेजलवेज कंसेप्ट, दिस इज द लिमिटेशन। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहां पर सी हो जाएगा, दिस इज द लिमिटेशन, सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं ये लिमिटेशन है इसकी, हेंडरसन हेजलवेज इक्वेशन की, बड़े काम की इक्वेशन है। इससे ड्रग का पीएच और सिस्टम का ड्रग का पीके, सिस्टम का पीएच आप डिटरमाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड, जिसका पीके वैल्यू 11 से ज्यादा है, वह स्टेटमेंट सिलेक्ट करिए जो कि करेक्ट है, ठीक है ना। अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड क्या होते हैं, आयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, सारे पीएच पर आयोनाइज्ड होते हैं। तो अनआयोनाइज्ड एट द ऑल पीएच वैल्यू बिल्कुल गलत है। बेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रिलेटिवली एल्कलाइन कंडीशन 5 to 10 देखते हैं। आयोनाइज्ड एट द एंटायर पीएच रेंज ऑफ द जीआईटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, नन ऑफ द अबव। तो बेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रिलेटिवली एल्कलाइन कंडीशन, तो यहां पर अगर देखेंगे बेटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रिलेटिवली, यहां पर तो पीएच का कोई इंपैक्ट नहीं है, देयर इज अ नो इंपैक्ट, पीएच का कोई इंपैक्ट नहीं, एल्कलाइन कंडीशन हो या एसिडिक कंडीशन हो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो यहां पर ये जो होगा सभी पीएच पर आयोनाइज होगा, ऑड पीएच वैल्यू जितना भी आपका चाहे स्टमक के पीएच हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच हो, सारी पीएच पर आयोनाइज होगा। तो स्टेटमेंट सी पूरी तरह से सही है, स्टेटमेंट सी पूरी तरह से सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर, आगे बढ़े चलते हैं। फॉर वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वेरी वीक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, सभी पीएच पर अनआयोनाइज्ड रहते हैं। दे आर आयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, हेंस एब्जॉर्प्शन इज रैपिड व्हेन इंडिपेंडेंट ऑफ द जीआईपीएच, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। दे आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन पीएच, पीएच से अफेक्ट नहीं होते। दे आर आयोनाइज्ड इन द एंटायर पीएच रेंज, आयोनाइज होती ही नहीं है। दे आर आयोनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक पीएच, आयोनाइज होती ही नहीं है, आयोनाइज होते नहीं है, अनआयोनाइज बने रहते हैं। तो मतलब स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट ए पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि ये सारे पीएच पर अनआयोनाइज रहते हैं, तो सारे पीएच पर अब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है इसका, वेरी वीक एसिड, इनका जो पीके वैल्यू रहती है लेस देन 8 रहती है, सारे पीएच पर अनआयोनाइज रहते हैं, उनका अब्जॉर्प्शन पीएच इंडिपेंडेंट होता है। Which of the following statement is true regarding the bulkiness, bulkiness के regarding में true, the reciprocal of bulk density is bulkiness, ये correct है। bulkiest substance will require container smaller than require, smaller नहीं भाई, larger container require होगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इनकरेक्ट हो गया। स्मॉलर पार्टिकल शिफ्ट बिटवीन लार्जर वंस एंड इंक्रीज बल्कीनेस, बल्कीनेस को डिक्रीज करेंगे, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। बल्कीनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन पार्टिकल साइज, नहीं, बल्कीनेस इंक्रीज विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये केवल पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि बल्कीनेस जो होता है रेसिप्रोकल होता है बल्क डेंसिटी का। यस, इज द राइट आंसर, और इसके बारे में काफी सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ चुके हैं। 9th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2022 एंड हैज 92 नंबर ऑफ न्यूली एडेड। सीधा सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है, कब पब्लिश हुआ था 9th एडिशन 2022 में, और कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हैं इसके, सॉरी कितने नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स हैं, सॉरी वॉल्यूम नहीं मोनोग्राफ्स 92। देखिए पहला एडिशन 1955 में, सेकंड 66, फिर 85, फिर आपका 2000, फिर उसके बाद आया 96 में, फिर उसके बाद 2007, फिर 2010, 2014, 2018, 2022। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, तो रिसेंट जो है 9th उसमें 92 मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यस, डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो इस तरीके से देख सकते हैं 4 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया है 9th फार्माकोपिया को। फोटोन कोरिलेशन पीएससी इज एसोसिएटेड विद द शेप एंड सरफेस मॉर्फोलॉजी डिटरमिनेशन, सरफेस एरिया डिटरमिनेशन, पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों पीएससी जो होती है पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन से रिलेटेड होती है, तो करेक्ट आंसर है सी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं।
चलिए दोस्तों, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। मोस्ट मेडिसिन आर मेड अप ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड वेरियस एक्सिपेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ possible justification for the formulation of medicine in this way. The excipient stabilize the API so that it does not degrade appreciably before administration. ये बात तो करेक्ट है। एक्सीपेंट की हेल्प से हम डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो डिग्रेडेशन रेट तो कम हो जाती है। द एक्सीपेंट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द एपीआई इरिटेटिंग द बॉडी, ये भी बात बिल्कुल सही है, इरिटेशन को कम कर सकते हैं। द एपीआई एंड द एक्सीपेंट ईच एक्सर्ट अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जी नहीं, एपीआई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा लेकिन एक्सीपिएंट नहीं करेगा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। द एपीआई इज टू पोटेंट टू यूज अनडाइल्यूटेड फॉर्म, ठीक है ना, यदि यह बहुत ज्यादा पोटेंट है तो उसको अनडाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका एक्शन आपको मिलेगा नहीं। तो ये आंसर यहाँ पर ये है सी, क्योंकि यहाँ पर दोनों फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेंगे, केवल एपीआई करेगा। नॉट पूछा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। यस, ओके, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई का। कन्वर्टिंग अ क्रिस्टलाइन एपीआई इनटू अमोर्फस, ये तो आप उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, आप उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, तो ये भी नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक एपीआई विद सिट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस द सिट्रेट साल्ट टू द एपीआई, आपने एपीआई का सिट्रेट सॉल्ट मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन, ये केमिकल मॉडिफिकेशन हो सकता है। सॉल्ट फॉर्मेशन है, केमिकल मॉडिफिकेशन हो सकता है। चलिए देखते हैं। मिक्सिंग अ पुअरली सॉल्युबल एपीआई विद वाटर टू प्रोड्यूस अ सस्पेंशन, ये आपका फिजिकल मॉडिफिकेशन है। मिक्सिंग अ सॉल्युबल एपीआई विद वाटर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूट, ये भी फिजिकल मॉडिफिकेशन। इसमें जो केमिकल मॉडिफिकेशन जो दिख रहा है ऑप्शंस में, वो दिख रहा है बी, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, बी इज द राइट आंसर, ओके। और ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। किसी भी ड्रग सब्सटेंस का यदि हम सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इनहेंस हो जाती है, और ये केमिकल मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि हमारे टेस्ट में पूछे गए हैं, और ये इनका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन था, पॉसिबल आंसर्स थे जो आपने देखे। डेफिनेटली आपके सारे कंसेप्ट्स और डाउट क्लियर हो गए होंगे इस डिस्कशन के थ्रू। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।